सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट क्लास में आए। आज की क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस डीप में समझाएंगे। ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे। और जब हम किसी भी चीज़ को डीपली सॉल्व करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक प्रश्न से कई प्रश्न के जवाब मिलते हैं। एक प्रश्न से कई प्रश्न हमें देखने को भी मिलते हैं। सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट क्लास में लाइव हो जाए। हम आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे पिछले क्लासों में, और ये 60 क्वेश्चंस का पेपर है जो कि हम इस क्लास में डीपली अध्ययन करा रहे हैं, डीपली सॉल्व कर रहे हैं। 60 में 35 क्वेश्चन हो चुका है। आज की क्लास में 60 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब डीपली हो जाएगा ये, तो फिर एक बार नॉर्मली क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से भी करा देंगे टेस्ट के रूप में, और हम स्वयं भी सॉल्व कर देंगे। इतना करने से हमें लगता है कि आगे कुछ करने की आवश्यकता बहुत नहीं होगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉश, टेम्परा, जलरन या मिक्स मीडिया। तो ये टेम्परा कहलाती है। सभी को इसका उत्तर पता है। हम टेम्परा के विषय में आपको कुछ पहले बताना भी चाह रहे हैं कि टेम्परा ये है क्या। टेम्परा के विषय में जान लें। टेम्परा यह एक रंगांकन की विधि है। रंगांकन की विधि है जिसका प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। यह रंगांकन की एक विधि है। इसका प्रयोग चित्रकला में किया जाता है, यानी चित्रकला की एक टेक्निक है। ये बात समझ में आई होगी। अब हम ये जान लें कि ये टेम्परा में बंधक क्या है, बाइंडर क्या है, क्योंकि अच्छा प्रश्न बन जाता है कि किन किन बाइंडरों का प्रयोग टेम्परा में किया जाता है। तो बाइंडर के रूप में, बाइंडर कहिए या बंधक कहिए, बाइंडर कहिए या बंधक कहिए, एक ही बात है। इसमें मुख्य रूप से अंडे की जर्दी, अंडे का पीला वाला भाग, उसी को बोलते हैं जर्दी। इसमें अंडे का पीला वाला भाग यानी अंडे की जर्दी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बाइंडर के रूप में कई बाइंडर्स हैं, जैसे ग्लिसरीन, दूध, गोंद। ये सब बाइंडर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बाइंडर प्रयोग किया जाता है
वह प्रयोग किया जाता है अंडे की जर्दी। मुख्य रूप से अंडे की जर्दी यानी अंडे का पीला भाग ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और उसके साथ कई बाइंडर्स भी होते हैं। अगर हो सकता है इस परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हो, एक से अधिक उत्तर सही है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, डीपली अध्ययन करना होगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही परीक्षा का पैटर्न चेंज होगा वैसे मानकर चलिए कि जो हमारे रटने की प्रवृत्ति होती है उसमें बहुत नुकसान होगा। तो रटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समझने की भी प्रवृत्ति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रहे कि कोई भी प्रश्न को सॉल्व करिए तो प्रश्न सॉल्व ऐसे आप करिए कि आपको उसके विषय में लगभग 10 प्रश्न आने चाहिए। लगभग 10 प्रश्न आप सॉल्व कर लें। यदि इतना कर पाते हैं तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। हम आपको आज 2 बातें बताएंगे। एक तो ये बताएंगे कि आज उत्तराखंड का LT यानी TGT का, राजकीय डिपार्टमेंट का TGT का पेपर अभी हुआ था और उसका फाइनल रिजल्ट आज आया है। और आर्ट गंगा की बहुत बड़ी उपलब्धि, आपको हम पूरा रिजल्ट दिखाएंगे और उन स्टूडेंट्स के नाम भी बताएंगे जिन लोगों का चयन हुआ है। बहुत खुशी मिली और उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अपना नया जीवन शुरू करने का। विद्यार्थियों, आज का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत जो जीवनचर्या है, जीवन शैली है, जीवन है, वो बहुत कठिन है। अब आप सोचेंगे क्यों कठिन क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। हमारी एक शिष्या है और वो दिल्ली से पढ़ती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और वो भी सुन रही होंगी। अभी 2 फरवरी को, बहुत जल्दी 2 फरवरी अभी बीत चुका है, बहुत जल्दी आया हुआ 2 फरवरी था, उसमें उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। आज मुझे ये सूचना मिली, बड़ा कष्ट हुआ सुनने के बाद। और वो हमारी स्टूडेंट 2021 में कहीं और पढ़ रही होगी और चयन वहाँ नहीं हुआ था, तो तैयारी आर्ट गंगा से वो कर रही हैं। आज सुन के इतना अफसोस हुआ, इतना कष्ट हुआ और उस कष्ट में मैं उनसे बात भी बहुत देर तक नहीं कर पाई। 1 आध मिनट मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का दिल और दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो ये बातें हम आपसे क्यों शेयर कर रहे हैं पता है, कि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो आज उसने हमसे ये कहा कि मुझे मैडम अब नौकरी की बहुत आवश्यकता है। अब मुझे ये नहीं सोच रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कि अपने बच्चों का, अपनी बेटी का मैं पालन कैसे करूँगी, मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे उसका पेट भरूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सुनने के बाद बहुत कष्ट होता है। तो इतना आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपने लाइफ में कि किसी के सहारे, बिना सहारे का तो जीवन कटता नहीं है, लेकिन इतना भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे कि उसके चले जाने के बाद एक रोटी का भी मोहताज हो जाए। बहुत कष्ट होता है इन घटनाओं को सुनने के बाद, लेकिन किया ही क्या जा सकता है। तो जब भी आप पढ़ाई करें, और ये मेरा सजेशन है आपके लिए, जब भी आप पढ़ाई करें
बहुत कंसंट्रेट होके और उन प्रश्नों को भी देखें जो आ चुके हैं, इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं, मेरा अनुभव कहता है, मेरी खुद की तैयारी कहती है, मैंने ऐसे ही तैयारी करी थी। तो टेम्परा जो है वह रंगांकन की एक विधि है जिसका प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। बाइंडर के रूप में मुख्य रूप से अंडे का पीला भाग प्रयोग किया जाता है और अन्य बाइंडरों में दूध भी प्रयोग किया जा सकता है, गोंद भी प्रयोग किया जा सकता है, रॉल भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे तमाम बाइंडर हैं, ग्लिसरीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकता है। बाकी अगर सब सारे ऑप्शन एक साथ दे दिए जाएं, उसमें क्या सही हो सकता है, तो उसमें अंडे की जर्दी ही सही करिएगा। और इसी को ट्रू टेम्परा के नाम से, सत्य टेम्परा के नाम से भी जानते हैं। इसका पहली बार प्रयोग जब हुआ था तो अजंता की गुफा में हुआ था। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि अजंता में नहीं बल्कि जोगीमारा में हुआ था। अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। यदि अजंता और जोगीमारा दोनों ऑप्शन में होगा फिर क्या करोगे आप? बातें दोनों सही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जब कहे कि अंडे का सफेद भाग पहली बार टेम्परा के रूप में कहाँ प्रयोग किया गया था, तब आप कहेंगे जोगीमारा में। और इन सबके एविडेंस हम देने को तैयार हैं। इन सबके एविडेंस हम आपको देंगे। बहुत से स्टूडेंटों का ये मानना होगा, ये सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम पढ़ा तो रही है, लेकिन अभी पिछली बार का जो पेपर आया हुआ था उसमें बहुत से टीचरों ने जवाब नहीं दे पाए वो। लेकिन हम आपको पूरा आश्वस्त करना चाहते हैं पूरी तरीके से कि आप यहाँ परेशान नहीं हो। बिल्कुल मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें आपको मैं पूरा एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ और एविडेंस के आधार पर ही पढ़ाती भी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो अंडे का सफ़ेद भाग है वो पहली बार प्रयोग हुआ कहाँ? वो पहली बार प्रयोग हुआ जोगीमारा में। लेकिन अंडे का सफ़ेद भाग कोई बाइंडर नहीं है। अब विद्वानों ने लिख भले दिया है, बाइंडर वही होता है। और आप वैसे भी इमेजिन करिए कि जो अंडे में लिसलिसा पदार्थ होता है वो अंडे की जर्दी होती है, पीला भाग होता है जो कि बहुत लिसलिसा टाइप से होता है, और जो सफ़ेदी होती है वो लिसलिसी नहीं होती है, तो वो बाइंडर का काम कर ही नहीं सकती। और टेम्परा का मुख्य कार्य है कि रंगों के कणों को आपस में बांधना। तो सफ़ेद वाले भाग से अंडे के कण का प्रयोग बांधने के रूप में कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा। अगर ये कहता है कि टेम्परा का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ है, तो आप कहेंगे अजंता में हुआ है। ऑप्शन में अजंता ना रहे तो आप कहेंगे जोगीमारा में हुआ है। और अगर जोगीमारा और अजंता दोनों ही ऑप्शन में रहेगा तो पहला उत्तर आप अजंता ही करेंगे टेम्परा के लिए। टेम्परा कहे तो भी, ट्रू टेम्परा कहे तो भी। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर कहे अंडे का सफ़ेद भाग पहली बार किस गुफा में प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे जोगीमारा में। जैसा जैसा प्रश्न कहे वैसा वैसा उत्तर देना है। और अभी हम आपको इन प्रश्नों में भी बता देंगे, दिखा देंगे कि
कि कभी कभी प्रश्न भी गलत तरीके से पूछे जाते हैं। अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो टेम्परा का प्रयोग कैसे होता है, टेम्परा क्या है, टेम्परा एक चित्रांकन रंगांकन की विधि है। इसके धरातल क्या होते हैं इसको भी जान लें। इसके धरातलों में जो मुख्य धरातल होता है जिस पर वाकई टेम्परा अच्छे तरीके से कार्य करता है वह होता है भित्ति। लेकिन कागज पर, कैनवस पर, लकड़ी के टेक्सचर पर भी कार्य किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन सही करने की बात हो तो हम कहेंगे कि सबसे बेहतरीन जो विकल्प हमारा है सही करने का वो दीवार है। दीवार पर टेम्परा बहुत बढ़िया कार्य करता है भित्ति पर। ठीक, बाकी कागज पर भी होता है और कपड़े पर भी होता है। आइए आगे चलते हैं। ये आपका 36वां प्रश्न है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब 37वें प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था। हमने क्लास में राष्ट्रीय ध्वज के विषय में पूरी जानकारी आपको दे रखी है कि राष्ट्रीय ध्वज कब कहाँ फहराया गया, किसने फहराया है और उसकी अभिकल्पना किसने तैयार की, कब कब कौन कौन सा चेंजेस उसमें हुआ है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर पर, जो कि कोलकाता में है और ग्रीन पार्क के नाम से इसको जाना जाता है, वहां पर पहली बार इसको फहराया गया था। और आपको ये बताना है कि इसको फहराने का कार्य किसने किया था। इसको फहराने का कार्य मैडम भीखाजी कामा ने किया था। इसको फहराने का कार्य किसने किया था? मैडम भीखाजी कामा ने किया था। मैडम भीखाजी कामा। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला थी। इन्होंने पहली बार कोलकाता में, जो कि 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया था ये झंडा। अच्छा प्रश्न बन सकता है, दोनों चीजों को लेकर बन सकता है। इनके काम को लेकर भी बन सकता है और इनकी प्रसिद्धि को लेकर भी प्रश्न आ सकता है। बात समझ में आई कि किसने फहराया था? तो फहराने का कार्य किया था मैडम भीखाजी कामा ने और 1906 में। और ये पारसी बागान है कहाँ? ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न है 38वां क्वेश्चन है हमारा। कलाकार जिसने जयपुर के महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए। ऑप्शन है रामजी दास, लाल चितेरा, घासीराम और साहिब राम। इसका सही उत्तर क्या होगा? साहिब राम है। साहिब राम व्यक्ति चित्रण करने में माहिर था, व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। और व्यक्ति चित्र कैसा बनाता था? बड़े बड़े आकार का, आदमकद जिसे बोलते हैं। ये आदमकद क्या होता है? बड़े आकार में चित्र बनाना आदमकद कहलाता है। तो जयपुर की ये विशेषता है आदमकद चित्रांकन करना, बड़े बड़े चित्र बनाना। और ये चित्र किस पर बनते थे? ये चित्र कागज पर बनाए गए हैं, क्योंकि जयपुर में कागज बहुत, सांगानेरी कागज जैसे बहुत से कागज वहां पर विशेषता को दर्शाते थे। तो ये चित्र बड़े बड़े कागजों पर बनाए गए हैं। और इसके लिए जो व्यक्ति चित्रों में माहिर था
वह था साहिब राम। साहिब राम कहाँ का चित्रकार है? अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। कौन कौन से चित्र बनाए हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। दिलवाड़ा का विमल बसही मंदिर कब बनकर तैयार हुआ था? तो विमल बसही जो मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू नामक पर्वत श्रृंखला पर स्थान पर स्थित है और ये कई बार प्रश्न आ चुका है और इससे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसके लिए हमने आपको एक PDF दिया हुआ है जिसमें सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है, उसको भी जरूर पढ़ें। तो 1031 ईस्वी में यानी 11वीं शताब्दी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था, विमल बसही या विमल शाही मंदिर। विमल शाह के द्वारा बनवाया गया, इसीलिए इसको विमल बसही मंदिर या विमल शाही मंदिर के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको कहा था कि प्रश्न भी कभी कभी गलत दर्शाता है, गलत बताता है और उसका उदाहरण हम आपको अभी देंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एकता, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता दर्शित होती है। एकता, स्वच्छता, पवित्रता और शांति, लेकिन उज्ज्वलता जो है, जो उज्ज्वल कलर होता है जो, वो सबकी विशेषता को लेकर चल रहा है ये सफेद रंग में। तो कौन सा रंग है? सफेद रंग एकता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और उज्ज्वलता का प्रतीक है। लेकिन अगर पवित्रता का प्रतीक आ जाएगा कि कौन सा रंग, सिंगल अगर पूछ दिया कि कौन सा रंग पवित्रता का प्रतीक है, तो क्या सफेद लगाएंगे? अगर ये प्रश्न आ गया कि कौन सा रंग पवित्रता का प्रतीक है, तो क्या लगाना चाहिए? पवित्रता के लिए नारंगी करें या लाल करें, कौन सा करेंगे? तब हम सफेद नहीं करेंगे, नो, बिल्कुल भी नहीं, तब हम केसरिया या नारंगी करेंगे। थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। पवित्रता के लिए जब भी आएगा केसरिया या ऑरेंज कलर का प्रयोग या पीला, मान लो ना हुआ ऑप्शन में तो पीले रंग का प्रयोग करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत जानकार हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आ रहा है कि जवाब कैसे दे, बस। और इसी से आज बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बहुत दिनों से खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। यही कारण है और कोई कारण, कोई रीज़न नहीं है। आता सब कुछ है, सबको आता है। कितने टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ा तो रहे हैं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, बहुत मेहनत के साथ, लेकिन चयन नहीं करा पाए, नहीं हो पाया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न रहा उनका कि वो सही से आंसर देने में सक्षम नहीं थे। सिर्फ एक लाइन का आंसर बता देना ये सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ये जान लीजिएगा। और जितनी चीजें गलत आंसर में दिया हुआ है सब गलते पढ़ते चले जाओगे और जब आएगा पेपर में तब वही गलत बता दिया, तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है? इसके लिए ना बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हर प्रश्न को देखना पड़ेगा, कहाँ क्या माना, कहाँ क्या था और आएगा तब क्या लगाएंगे। और ये सारा सिलेबस नहीं कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ 10-20% सिलेबस का हिस्सा है जो ये डिमांड करता है। इसकी डिमांड होती है कि आपको ऐसा उत्तर हमें देना चाहिए। बंगाल, बिहार और नेपाल प्रमुख केंद्र हैं। किसके प्रमुख केंद्र हैं बंगाल, बिहार और नेपाल? पटना शैली के, पाल शैली के, दक्षिणी शैली के या गुजरात शैली के? तो बंगाल में जन्म लेती है, बिहार और नेपाल में आगे बढ़ती है पाल शैली। ऐसे तमाम प्रश्न हैं, बन जाएगा। मांडू, जौनपुर, गुजरात किन कला के केंद्र हैं? अपभ्रंश के केंद्र हैं।
ऐसे तमाम प्रश्न आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसका उत्तर हम ये दे सकते हैं। तनिक ब्रेन का विस्तार करिए, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कौन सा रंग बिना किसी माध्यम के कैनवस पर और कागज पर प्रयोग में लाया जाता है? ये प्रश्न अभी कई बार आ चुका है कि कौन सा टेक्निक है जो बिना ब्रश के यूज किया जाए। अब ये इसकी विशेषता है, और जो जिसकी विशेषता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूछा जाना तय है। तो ये पेस्टल रंग की विशेषता है कि बिना माध्यम के इसका प्रयोग किया जाता है, पेस्टल रंग का। ये डी उत्तर आपका सही है। ये सब हम टेक्निक आपको पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं और पीडीएफ में भी दे चुके हैं। वैज्ञानिक आधार पर किसके निरीक्षण में, अब चाहे वैज्ञानिक कह दे, चाहे विभाजनकर्ता के रूप में कह दे, चाहे प्रश्न को जैसे घुमाए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स घूमना नहीं है, एकदम घूमना नहीं है। अरे दादा वैज्ञानिक आ गया अब क्या करें, अरे वैज्ञानिक आ गया, चाहे गणिती आ गया, चाहे ज्यामिति आ गया, चाहे जैसे मन तैसे कह देगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे। आप कहाँ रहेंगे? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई किया था। अब यहाँ इतना बड़ा बवाल बनाने की इसको जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी क्या ही करे, 100 सीटों पर 1 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो थोड़ा सा विचलित तो उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो सबके सब नहीं एक ही नंबर पर बैठ जाएंगे, तब क्या होगा, रिजल्ट तब बनेगा कैसे, बहुत सी चीजें हैं। वैज्ञानिक आधार पर किसके निरीक्षण में और कब हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के सानिध्य में की गई थी या खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दिल्ली शिल्पी चक्र स्थापित हुआ कब हुआ है? 30 जनवरी 1945 में, 16 जुलाई 1950 में, 25 मार्च 1949 में या 3 सितंबर 1947 में। तो दिल्ली शिल्पी चक्र एक देश विभाजन के समय में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों, हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, दोनों अलग हुए, तब यह स्थापित हुआ 1949 में। और इसको स्थापित करने का पूरा श्रेय वीसी सान्याल को, भावेश चंद्र सान्याल को जाता है। इसके बाद यामिनी रंजन राय भी यहाँ पर आते हैं, उनका भी इससे संबंध रहा। फिर के.एस. कुलकर्णी भी आते हैं। अब आप कहेंगे ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ भैया, छोटी चीजें तो बहुत हैं, लेकिन अगर ये कह दिया कि दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक हैं, बस वहीं नाच जाओगे, तब सब समझ में आ जाएगा। दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापकों में से एक है या संस्थापक हैं, और पेपर घुमाएगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। दे दिया उत्तर बीसी सान्याल, सब नाचने लगे। अरे यार बीसी सान्याल तो दिखा बाटे, सही बा, सब सही बा, बीसी सान्याल बा तो बहुत अच्छा बा। और जब यामिनी रंजन राय आए जही तो नचाए देही। यामिनी रंजन राय और के.एस. कुलकर्णी, और ये जो बैठा दिया पिता को यहाँ पे और कह दिया 1 से अधिक उत्तर सही है, 1 से अधिक उत्तर सही है। अब क्या करना, अब तभी सही आप कर पाएंगे जब आपको डीपली ज्ञान होगा। तो सबका संबंध है, लेकिन पहले नंबर पे आपको बीसी सान्याल को टिक करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे यामिनी रंजन राय को टिक करना है, और तीसरे नंबर पे के.एस. कुलकर्णी को टिक करना है।
और पहले नंबर पे यदि ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है एक से अधिक उत्तर सही है तो एक से अधिक उत्तर सही होगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको आंसर देना होगा और यही टेक्निक सीखिए, बार बार रिवीजन करिए, लर्न करिए। बहुत से स्टूडेंट का हमारे ये कहना है कि भाई पढ़ाई कैसे करें, तो हम कह रहे हैं पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस और कुछ करना ही नहीं है। और एक टाइम आएगा रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। वो कैसे और कब होगा? वो ऐसे होगा जब आप महीना, 2 महीना, 1.5 महीना रह जाएगा परीक्षा का, तब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। इतना रिवीजन कर चुके होंगे आप कि आपको रिवीजन की आवश्यकता फिर पड़ेगी नहीं, प्रैक्टिस में सब कुछ आ जाएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि बस एक लाइन में गुरुजी बताए दिए नौका देख ले बात खत्म। तो गुरुजी पता चला लास्ट में जब परीक्षा दे गए तो गुरुओं जी ही परीक्षा देते रहे, न तू ही परीक्षा देते रहे, और न गुरु एक भर न तोहरे भर। ऐसा ना करना, ऐसा भी हो चुका है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैंने खुद देखा है। तरल पदार्थ जो पेस्टल, चारकोल, पेंसिल द्वारा निर्मित चित्रों में स्थिरता, देखिए खुदे कह दे रहा है, खुदे हर बात को आंसर बता देता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब खुद ही बता देता है। स्थिरता लाने के लिए लगाया जाता है, तो स्थिरता लाने के लिए फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका? फिक्स करने के लिए। जब कोई रंग बिना माध्यम के लगाया जाएगा तो एक चीज उसकी कमजोरी भी रहेगी, और उसकी कमजोरी है कि वो झड़ने लगेगा, और जब झड़ने लगेगा तो उसमें फिक्सेशन की आवश्यकता होगी और फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाएगा। यह किस पद्धति में किया जाता है? तो यह किया जाता है पेस्टल रंगों में। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ऐसे कह दे कि तरल पदार्थ जो टेम्परा में बंधक को एक साथ बांधने का काम करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह देना अंडे की जर्दी है। एग यॉक यानी अंडे की जर्दी है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे, अगर आप होशो हवास में बैठेंगे, दिल और दिमाग और आंखों को खोलकर बैठेंगे, तो जवाब आपके गलत नहीं होंगे। और पता चला पेपर आपन देता है ताकत ओहर है, तब तो ओहर ताकि फिर ओहरे ओ को सही हो जाए तो और गलत हो जाए। इसलिए जब भी परीक्षा देने जाइएगा ईश्वर का नाम लेकर, और अपने ये सोचिएगा कि मैंने इतना मेहनत किया है, निश्चित रूप से हमारा चयन होगा। और एक ही जगह स्थिर होकर बैठकर और मन को शांत करके पेपर करिएगा। ये ना है कि आएगा पेपर तो देखें कि अच्छा अरे ये पूछेगा, मतलब प्रश्न को पढ़ा नहीं और बगल वाले को बताने लगे अरे तो एलोरा पूछेगा कहाँ बा। अब बताओ एलोरा इतना तो सबके आवता, इतना तो सबके आवत, और जितना आए से अगर कहे तो समझ लेना कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके चले आए। ध्यान देना हमेशा कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। चाहे पेपर सरल होगा तो भी, कठिन होगा तो भी। सरल होगा तो एक चीज दिमाग में रखना, सरल होगा तो वो सबके लिए सरल होगा, और कठिन होगा तो वो सबके लिए कठिन होगा, क्योंकि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहीं सभी पढ़ रहे हैं। इसलिए इतना दिमाग में जरूर रहना चाहिए। इनाय की जो है देखें पेपर लागे नानी की यहाँ गाँव की याद देगा पेपर तो बहुत सरल था, हमरे कुल आवा था और पता चला गोला भरी न पाए, बस मुंह बनाए चलाएं, क्या बताएं आता हुआ प्रश्न। तब फिर नानी वाला हिसाब किताब खत्म हो जाए हुई, और फिर कहबा कि क्या बताएं आ तो रहा था लेकिन अब हमारी ही गलती थी, क्या बताएं मैम। तो ये वाला हिसाब होने नहीं पाना चाहिए, या ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट होगा प्राविधिक कला के लिए। ये एकदम दिमाग में बैठा लो। इसके लिए कोई कहे हमको हार्ट अटैक पड़ जा रहा है, कोई कहे नहीं नहीं अरे आपने बता दिया हम मरे जा रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हमेशा सत्यता में जीवन जिए, ज़्यादा अच्छा है। किस कलाकार का लेख मूविंग फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है,
आएगा जरूर। मूविंग फोकस दिल्ली ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद ही यहाँ पर कई बातों को बता दे रहा है ये कि दिल्ली जो ललित कला अकादमी है वह दिल्ली में है, राष्ट्रीय वाली, और इसने प्रकाशित किया था मूविंग फोकस को। किसका है ये? केजी सुब्रमण्यम का है। कब प्रकाशित किया गई थी? ये एक पुस्तक है। अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बनता है। ये एक पुस्तक है, इसको प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? इसको प्रकाशित किसने किया है? किसी को याद है? हमने इसको पढ़ाया भी है। मॉर्टिमर चटर्जी ने सन 1978 में लिखी गई पुस्तक, ये पुस्तक लिखी थी किसने? मूविंग फोकस। तो केजी सुब्रमण्यम ने 1978 में लिखी थी और इसको प्रकाशित करवाने का श्रेय जाता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी को। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में मॉर्टिमर चटर्जी नामक व्यक्ति ने इसको प्रकाशित किया था। और बाकी लिखने का श्रेय जाता है केजी सुब्रमण्यम को। ये मूविंग फोकस दो चीजें हैं, एक तो इनकी पुस्तक भी है केजी सुब्रमण्यम की और चित्र भी है। तो पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? पुस्तक का प्रकाशन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के कहने पर मॉर्टिमर चटर्जी ने किया था। संपादक रहे मॉर्टिमर चटर्जी। जैसे आ गया है प्रश्न, अभी कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, अभी आज रात में सॉल्व कर रहे थे पेपर, तो प्रश्न आया था मोनालिसा की अनुकृति किसने तैयार करी है? और ऑप्शन में दोनों हैं, लियोनार्डो दा विंची भी है और मार्शल धुनसा भी है। अब ही कितना जने हैं? बस मोनालिसा देखते ही मान गॉगिन ने तैयार किया था, पॉल गॉगिन या गोंगवा ने ना, धुनसा ने। अनुकृति जो बनाई है वो मार्शल धुनसा ने बनाई है और मोनालिसा की अनुकृति में मूछे भी बना दिया है। अनुकृति की बात हो रही है, ये मोनालिसा के चित्र की बात नहीं हो रही है। तनी से हम कही थे कि तू सुबह दिमाग खोल के पढ़ा कर, दुइये अक्षर पढ़ा। मोनालिसा अगर पढ़ा था तो उसे जितना प्रश्न बना था, जितना आ चुका बा उतना कुल इकट्ठे कह के लिख डाला। ये ना है कि बस हम बताए जाते हैं, सुने चला जाता है, एक बाद बंद कह के मोबाइल और सोई गया, बस अब पता पढ़ लिए। ये नहीं, पढ़ना तब तक है जब तक परीक्षा का सही रिजल्ट ना आ जाए, तब तक पढ़ना है, ये जान लेना। ठीक, तो मूविंग फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। इसके विषय में 3-4 चीजों को जानना था, वो मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। ऐसे ही पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस पेपर हमारे पास हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में समय लगेगा। जहां 4 से 5 प्रश्न पत्र आपके सॉल्व हो चुके, आप समझ लेना कि 80% आप पूरा का पूरा जान गए, 80% जान जाएंगे। जो पीडीएफ में नहीं गया होगा सब जाएगा। हम एकदम खाली हो गए, घबराना नहीं, बस लगे रहना, बताते रहना कि ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ है अभी, बस जानकारी हमें होनी चाहिए और हम पूरी की पूरी तरीके से आपको अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को, जो भी कुछ भगवान ने 4 अक्षर दिया है उसको समर्पित कर देंगे। अभी एलटी का रिजल्ट आया है, जब नाम लेना शुरू करेंगे तो खुद आप कहेंगे हाँ ये हमारे साथ अभी पिछले वर्ष पढ़ते थे या पढ़ती थी, आप खुद ही कहेंगे। सब स्टूडेंट सबको जानते हैं। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो कोई पति के नाम से पढ़ रहा है, कोई अपने बेटे के नाम से पढ़ रहा है, कोई अपनी बेटी के नाम से पढ़ रहा है, और 80% स्टूडेंट अपने नाम से ही पढ़ते हैं। तो जो दूसरे के नाम से पढ़ते हैं उनका चयन हुआ है, उनके विषय में तो आप हो सकता है ना ही जाने, बाकी तो सबके विषय में आप जानते ही होंगे। और आर्ट गंगा
से बेहतरीन रिजल्ट अभी तक आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। ये एकदम हम पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आप कहीं भी किसी का भी रिजल्ट उठा के, पढ़ाने वाले तो बहुत है, बहुत 30 मार खाएं, 100 वीडियोज डाल के आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो बहुत 30 मार खा है जरूर, लेकिन एक रिजल्ट कोई बता दे अगर कि वो खुद का अपना रिजल्ट बता दे तो हम जाने, नहीं बता सकते। कौन सी रेखा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, संतुलन और स्थायित्व दर्शाती है? अब मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि कौन सी रेखा विश्राम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्षैतिज रेखा खींचिए, विश्राम कर रही है। निश्चलता, निश्चलता मतलब चल नहीं रही है, अचल है, चल नहीं रही है, अचल है, बात सही है। ये सो रही है तो अचल है। स्थिरता, ये भी बात सही है, स्थिर भी है, बिल्कुल रुकी हुई है, थमी हुई है। शांति, जब सो रही है तो शांति का प्रतीक है ही, लेकिन संतुलन नहीं है, स्थायित्व नहीं है। ये देखिए, अब प्रश्न में तो गलत दे रखा है और आप उत्तर देंगे क्षैतिज ही। क्यों? क्योंकि दो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, दो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इन चार का। जहां चार ऑप्शन है, जहां चार ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपका बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, लेकिन आपको तीनों को लेके चलना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो ये संतुलन और स्थायित्व बनाएगी नहीं, संतुलन और स्थायित्व बनाएगी लंबवत रेखा, लेकिन इसका उत्तर आपको देना होगा क्षैतिज रेखा। इस बात का ध्यान जरूर रहे। बस ये खाली और खाली स्टूडेंट घूम जाए, गलत उत्तर दे दे, इसलिए ये गलत लिख दिया गया है। और जो पेपर बना रहा है, जो पेपर सेटिंग कर रहा है, वो भी पढ़ लिख कर ही गया है, और वो भी भीड़ से ही गया है वहां पे। ऐसे थोड़ी है कि उसको कुछ नहीं आता है, वो चुपचाप घर से उठा के आयोग में बैठा दिया गया, ऐसा नहीं है। वो नाक रगड़ के पढ़ लिख कर गया है वहां पे, तो वो घुमाएगा जरूर। वो घूमा था जब परीक्षा दिया था, तो आपको नहीं घुमाएगा, आपको भी घुमाएगा। तो संतुलन और स्थायित्व लंबवत रेखा में लगाना है, विश्राम, निश्चलता, स्थिरता और शांति, अचल, ये सब लगाना है क्षैतिज रेखा में। बात समझ में आ रही है मानिक चंद जी? अब 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां, और ये रेखा की डिफिनीशन, रेखा के प्रभाव, रंग के प्रभाव, रंग की डिफिनीशन, सबका सब हमने पीडीएफ बेहतरीन तरीके से जितना संभव हो सकता था मैंने बनाकर दे दिया है। सबका सब रट जाओ, बाकी एक पेपर को 2 बार कराने की मेरी जिम्मेदारी, मैं कराऊंगी। आपको ये सब पेपर रट जाएंगे अपने आप, और यहाँ पर रटने के साथ साथ आपको लर्न हो जाएगा, डीपली ज्ञान हो जाएगा। आप बस लगे रहिए यहाँ पे, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बस विश्वास और मेहनत 2 को याद रखिएगा, कुछ याद और करने की जरूरत नहीं है। कौन सी लोक कला रेखाओं पर आधारित बिंदियों का प्रयोग और ज्यामिति रूप में बनाई जाती है? सांझी, चौकपूर्णा, अल्पना या मांडना? तो मांडना की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये जान लेंगे कि मांडना क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, किस पर्व पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल लोक कला डीप में पूछी जा रही है। तो लोक कला जो हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में पढ़ते थे कि ये कहाँ की लोक कला है, वो आज एक लाइन में पढ़ने का समय नहीं है। आज ऐसे पढ़ने का समय है कि वो क्यों बनाई गई, किस काम से बनाई गई, इसमें रंग कैसे प्रयोग हुए, इसमें विषय वस्तु क्या रही है, सब आपको लर्न करना होगा। मांडना मुख्य रूप से राजस्थान की लोक कला है, लेकिन इसका जो विस्तार क्षेत्र हुआ वह मध्य प्रदेश भी था। तो पहला उत्तर आपको लगाना होगा
राजस्थान, और अगर नहीं होता है तो लगाना होगा मध्य प्रदेश। इसके चारों विकल्प को विस्तार पूर्वक बता देंगे। थोड़ा सा अभी इसका पीडीएफ बन नहीं पाया, सांची का भी, चौकपूर्णा का भी और अल्पना का भी। अभी आप मांडना पढ़िए, पूरी लोक कला के विषय में जितनी लोक कलाएं हमारे यहाँ आती हैं सबका एक बेहतरीन पीडीएफ प्रश्नों के साथ हम जरूर देंगे, और कल देंगे। तो जो मांडना है इसको ज़्यादातर 2 कलर से, और अगर हम बहुत ज़्यादा बात करें कि एक कोई कलर कौन सा होगा तो वह सफ़ेद कलर होगा। सफ़ेद कलर का प्रयोग मांडना में ज़्यादा किया जाता है। मांडना ऐसी रंगोली है, ऐसी लोक कला है, ऐसी फोक आर्ट है जो लंबे समय तक चलती है। क्यों लंबे समय तक चलती है? तो क्या ये आसमान में बनाई जाती है? नहीं, ये धरातल इसका जो मुख्य रूप से होता है वह फर्श होता है, जमीन होती है। ये जमीन के साथ साथ दीवार पर भी बनाई जाती है, लेकिन वो लंबे समय तक इसलिए चलती है कि चावल को पीसकर या चूने को, सफेद चूना या खड़िया, और अधिकतर खड़िया को ज़्यादा, अगर हम एक आंसर में समझें तो खड़िया को इसको गीला करके खड़िए से और गेरू से, दोनों से बनाई जाती है। जो आउटर उसका होता है मांडना में वह सफ़ेद रंग का होता है, और जो अंदर रंग भरा जाता है वह गेरू रंग है। तो ज़्यादा रंगों का प्रयोग अगर किया गया है मांडना में तो वह सफ़ेद रंग है, और इसके साथ अगर प्रयोग किया गया है तो वह गेरू लाल रंग है। अगर इसमें भी हम कोई एक उत्तर देना चाहें, अच्छा जमीन या दीवार देना चाहेंगे, तो मुख्य रूप से हम जमीन को देंगे। झाड़ू कहाँ लगाएंगे? जमीन में लगाएंगे ना, तो जमीन झाड़ू लगाने से वो खराब हो जाती है, लेकिन ये झाड़ू लगाने से भी खराब नहीं होती है, क्योंकि ये गीले रंगों से बनाई जाती है और सूख जाती है तो 10 से 15 दिन 20 दिन तक चलती रहती है। तो इसलिए जमीन बेहतरीन विकल्प है, इसका बेहतरीन आंसर है। रंगों के लिए अगर कोई एक रंग का हम प्रयोग करेंगे तो वह होगा सफ़ेद, और इसके साथ अगर प्रयोग करेंगे तो वह होगा लाल। अच्छा, अगर यहाँ हम प्राकृतिक रंग और खनिज रंग की बात करेंगे तो बेहतरीन विकल्प हमारा क्या होगा? खनिज रंग होगा। क्यों? क्योंकि खड़िया भी खनिज रंग है और गेरू भी खनिज रंग है, तो खनिज रंग का प्रयोग मांडना में किया जाता है। अब ये मांडना है क्या? तो मांडना एक रंगोली है। जैसे रंगोली हम लोग बनाते हैं, वैसे ही राजस्थान में और मध्य प्रदेश में रंगोली का एक रूप है मांडना, और यह उत्सवों पर, तीज त्योहारों पर, पर्वों पर, देवी देवताओं के आगमन पर या ऋतुओं से संबंधित विषयों को लेकर जब ऋतु परिवर्तन होता है तब भी ये बनाई जाती है। तो ये इसका जो मुख्य आधार होता है वह फर्श या जमीन होता है, और इसका रंग जो होता है वह लाल और सफ़ेद, और ज़्यादातर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें विषय वस्तु क्या होती है? षटकोण, चतुष्कोण, त्रिभुज, आयत, बिंदी, ज्यामिति, कुल मिलाकर ज्यामितिता पर ये आधारित है। तो इसमें देखिए ये लिखा है बिंदियों का प्रयोग और ज्यामिति रूप में बनाई जाती है। कौन? तो मांडना ये ज्यामिति और बिंदियों का प्रयोग करके बनाई जाती है। अच्छा प्रश्न ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फोटो कारखाने को जयपुर के किस महाराजा ने स्थापित किया था? फोटो कारखाना, और जयपुर की बात कर रहा है। महाराजा मान सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय या महाराजा सवाई जगत सिंह? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह।
फोटो कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक बार फिर से आ चुका है, पिछली परीक्षाओं में भी आया था। महाराणा प्रताप सिंह जो थे, महाराजा प्रताप सिंह थे, इन्होंने जयपुर में एक कारखाना खुलवाया था जिसे फोटो कारखाने के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। वात्स्यायनकृत आलेख्यम, मतलब वात्स्यायनकृत आलेख्यम चित्रकला जिसको कहा गया है, 64 कलाओं में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा, चौथा, पहला या पांचवा स्थान? तो यह कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। अच्छा, पहला कौन सा रखता है? 64 कलाएं, वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है, और 64 कलाओं में जो पहली कला है वो कौन सी है, चौथी कला वो कौन सी है, और सबसे लास्ट की कला कौन सी है? संगीत या गीतम, ये पहली कला है। प्रथम स्थान पर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर वात्स्यायन ने माना है कौन सी कला को, तो वह माना है संगीत कला को, और चौथे स्थान पर उन्होंने आलेख्यम यानी चित्रकला को रखा है, और सबसे लास्ट में यानी 64वें स्थान पर उन्होंने व्यायाम या आखेट या योग को स्थान दिया है। बात समझ में आ रही है? 3-4 ठो लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा खचर पचर ये ना है, पगलवन की ना एक पहला लर्न कर ले, दूसरा लर्न कर ले, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 64 कला। अगर एक टॉपिक में हम 64 चीजों को लर्न करने लगे तब तो होएगा सिलेक्शन। इसलिए उतना ही पढ़ना है जितना हमें आवश्यक है। भोजन बहुत बना है, लेकिन क्या हम सब खा जाते हैं? नहीं ना, हम उतना ही खाते हैं जितना हमारे शरीर को आवश्यक है, जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है उतना ही खाते हैं। अभी ना कि बाकी खाना देख लियन बौराए गए कुल खाए लेगन, और कुल खाए से होए का उल्टी हो जाए, तो जौन चाहता रहा शरीर के वह न मिले। बात समझ में आ रही है? तो उतना ही पढ़ना है हमें, उतना ही मेहनत करना है जितने से हमें हमारी मंजिल प्राप्त हो जाए। इनायक मर के चुर के वही में जो है हालत खराब हो जाए, एक बाद जो है जब रिजल्ट आवे तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम.एफ. हुसैन की कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रदर्शित हुई? देखिए, हर प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये उत्तर आपको खुद बता देगा। महाभारत श्रृंखला 1971 में ब्राजील में। अब इससे आपको क्या क्या मिला पता है? इससे आपको मिला हुसैन की जो चित्र श्रृंखला थी वो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई, पहला प्रश्न। दूसरा, कौन सा सब्जेक्ट था? महाभारत। तीसरा, कब? 1971 में। कहाँ? ब्राजील में। और चौथा प्रश्न बना कि यह किस पर चित्रित थी? हस्त निर्मित कागज पर या कैनवस पर? हस्त निर्मित कागज पर चित्रित थी या कैनवस पर चित्रित थी? ये प्रश्न अभी 2016 या 21 की परीक्षा में आया था। अब इसको देख लेना कि कहाँ आया था, हमको इतना याद नहीं है। कैनवस पर वास्तव में अगर देखा जाए तो हाथ निर्मित कागज पर कपड़े को चिपकाकर ये चित्र श्रृंखला तैयार की गई थी, लेकिन आयोग ने माना कैनवस। अब हम क्या करें? क्या कैनवस ही हमेशा लगाएं या हम हस्त निर्मित कागज को लगा दें? तो भैया, जब एक बार आयोग दोनों ऑप्शन के रहते मान लिए बा तो तू लगाई के चला आया हस्त निर्मित कागज के छोड़ के कैनवस। लेकिन अगर ऑप्शन में ना रहे कैनवस तो आप क्या करेंगे? हस्त निर्मित कागज लगा देंगे। जब कैनवस ना रहे तब इना की कैनवस बाटे और हस्त निर्मित कागज व पगला के लगाए दे कागज, ऐसा नहीं। जब एक बार उत्तर मान चुका है दोनों ऑप्शन के रहते हुए तो आप भी वही लगाइए जो मान चुका है। नहीं है ऑप्शन में तब हैंडमेड पेपर लगा दीजिएगा। जब कैनवस ना मिले तब इना की कैनवसों मिलता और कागजों मिलता तो लगाए चलाओ। क्वेश्चन नंबर 52, काली घाट चित्रों को W.G. आर्चर ने
किस नाम से संबोधित किया? काली घाट, जो अभी आज ही की क्लास में ब्रह्मास्त्र बैच में हम आपको काली घाट पढ़ाने जा रहे थे और कल की क्लास में हम काली घाट पढ़ाएंगे। वहाँ पर WG आर्चर का नाम आता है। WG आर्चर ने बाजार शैली तो कह दिया, लेकिन बाजारीकरण शुरू यहाँ से हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और काली घाट में यही सब तो पूछा जाएगा, जो काम हुआ है का काली घाट में पूछ लिया जाएगा, जो है पाल शैली, ऐसा थोड़ी है। काली घाट में काली घाट ही पूछा जाएगा। तो काली घाट चित्रों को WG आर्चर ने किस नाम से कहा? बाजार चित्र या पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, चूना पत्थर पर ड्राइंग रेखांकन बनाकर फिर प्रिंट लिया जाता है, किसमें? लिथोग्राफी प्रिंट में। लिथोग्राफी में स्याही एकदम प्लेनोग्राफी पर चलती है, एकदम कोई उसमें गड्ढा गुड्ढी नहीं होता है, एकदम प्लेन उसका धरातल होता है और इसमें चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है और यह इटली के बवेरिया की क्योरी से मंगाया जाता है। और अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है, इसका भी PDF हम आपको देंगे, मैंने लिखकर सब PDF बना के रखा है। क्वेश्चन नंबर 53 का D उत्तर सही होगा। 54 वाला प्रश्न देखिए, किस मंदिर में राजा नरसिंह देव प्रथम से संबंधित 24 दृश्य भी उत्कीर्ण मिलते हैं? तो राजा नरसिंह देव प्रथम कह दिया ना, बस लगा देना है उत्तर। अभी ना का अपन दिमाग लगावे लगा करे बाप रे, तो पढ़बे ना कि नाय पढ़े तबो और पढ़े तबो, सही उत्तर लगा के ही आना है। तो नरसिंह देव प्रथम ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया होगा उसी मंदिर में अपने भी चित्र बनवाए होंगे। तो कोणार्क का निर्माण करवाया है, कोणार्क लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अपभ्रंश शैली का ग्रंथ कल्पद्रुम या कल्पसूत्र, इसी को कल्पद्रुम भी कहते हैं, इसी को कल्पसूत्र भी कहते हैं, सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया? डॉक्टर मोती चंद्र ने, श्री रायकृष्ण दास ने, मुनि दया विजय जी ने या श्री साराभाई मणिकलाल ने? तो इसको प्रकाशित करने का श्रेय साराभाई मणिकलाल को जाता है। D उत्तर आपका यहाँ पे सही है। तो चित्रकल्पद्रुम जो है या कल्पद्रुम या कल्पसूत्र, इसको सर्वप्रथम प्रकाशित कराने का श्रेय जाता है किसे? श्री साराभाई मणिकलाल को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बादामी गुफा चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर स्ट्रेला क्रैमरिस को या शिवराम मूर्ति को, HC पावेल को, TS गोपीनाथ को? तो बादामी गुफा चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्ट्रेला क्रैमरिस को जाता है। अच्छा प्रश्न ये बनता है और ये बहुत कॉमन प्रश्न है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, एलिफेंटा में ब्रह्मा जी की स्वतंत्र मूर्ति, अब मूर्ति के लिए फेमस है तो मूर्ति तो ओबे करे, तो एलिफेंटा में ब्रह्मा की स्वतंत्र मूर्ति को खोजने का श्रेय या प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया है। 58वां प्रश्न देखेंगे, अहमदनगर में मुर्तजा के काल में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? रागमाला, तारीफ ए शाही, तारीख ए हुसैन शाही, तारीफ ए निजाम शाही? अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो मुर्तजा के समय में तारीख ए हुसैन शाही का चित्रण हुआ था, ग्रंथ को चित्रित किया गया था। मुर्तजा, अहमदनगर में मुर्तजा है, उसके समय में किसका चित्रण हुआ था? तारीख हुसैन शाही। और ये क्या था?
उसके स्वयं के पिता की आत्मकथा थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, कलाकार जिसने मेवाड़ में रागमाला, भ्रमर गीत, भागवत पुराण और नायिका भेद की चित्र श्रृंखला चित्रित की थी, वह कौन सा चित्रकार था? साहिबुद्दीन या शहाबुद्दीन था? साहिबुद्दीन या शहाबुद्दीन था, बी उत्तर आपका सही है। महिला कलाकार जो प्रिंट मेकर के रूप में पहचानी जाती हैं, कौन है? अनुपम सूद है। ये आपका पूरा पेपर जो एचटेट टीजीटी 2016 का था, ये सॉल्व हो चुका है। एक बार इसका पूरा का पूरा पीडीएफ साथ में आपको मिल जाएगा। दूसरा, कल फिर हम इसको बिना डिस्क्रिप्शन के एक बार फिर सॉल्व करके तब आगे बढ़ेंगे। दूसरा पेपर कल और ये पेपर इसके साथ में एक ये पेपर और दूसरा पेपर फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार। और सभी लोग खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने लिए एक मुकाम हासिल करने की जिद रखें, अपने लिए एक मुकाम हासिल करने का जुनून रखें। सभी को नमस्कार।